नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास देख रहे थे, जिसमें हम देखे थे पुर्तगाल, डच, डेनिश, फ्रेंच आते हैं। चलिए तो हम पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1498 में पहली बार यूरोपीय कंट्री का आगमन हो रहा है, जिसमें पुर्तगाल आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1498 में विदेशी कंपनी आता है, विदेशी व्यापार करने आते हैं। विदेशी व्यापार करने में आते हैं तो कौन कौन विदेशी रहते हैं? पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिश, फ्रेंच। जिसमें आप देख रहे थे कि सबसे पहले पुर्तगाल आए 1498 में, है ना। यहाँ पर आप देखिएगा कौन आए थे, तो वास्को डी गामा। हम सिर्फ बी लिखेंगे, ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में आते हैं, 3 जहाज़ों के साथ मसाला का व्यापार करते हैं। और फिर वापस से वास्को डी गामा को अगर देखेंगे तो ये आते हैं 1524 में, ठीक है। और ये अपना कोठी कहाँ पे बनाते हैं? 1503 में। 1503 में पुर्तगाल बनाता है कोठी कोचीन में। और याद रखिएगा कि कोचीन में ही वास्को डी गामा का क्या हुआ है? मृत्यु हो गया है, ठीक है। वास्को डी गामा कोचीन में ही इनका मृत्यु हो गया है 1524 में। दोबारा जब आए हैं तो दिसंबर 1524 में इनका देहांत हो गया था कोचीन में, ठीक है। तो 1498 में आया और कंपनी की स्थापना 1498 में ही होता है, ठीक है। कंपनी कब बना? 1498 में। इंडिया में कंपनी कब बना है? 1503 में। फिर अगर हम पुर्तगाल का अगला जो गवर्नर है उसमें पूछेगा कि प्रथम गवर्नर कौन आया था, तो अल्मीडा आया, ठीक है। कब आए हैं? तो 1505 में, 1505 में, ठीक है। फिर 1509 में अल्बुकर्क आते हैं, अल्बुकर्क आते हैं। अल्मीडा का बात करेंगे तो अल्मीडा को देखिएगा तो ये जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते हैं, ठीक है। वो ब्लू शांत जल की नीति, जिसमें आप देखिएगा ये हुगली कहाँ है? बंगाल में। हुगली को लूट का अड्डा बनाते हैं और मतलब लूटपाट में लगे रहते हैं और शांत जल की नीति चलाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि उस समय के महान राजा जो अकबर हैं, उसके दरबार में दरबार जिस समय यहाँ पे अकबर का शासन है, उस समय वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है, ठीक है। तो इनके समय में तो अकबर ही रहे होंगे ना, पुर्तगाल के समय में। तो यहाँ अकबर को भी प्रतिबंध लगा देते हैं, उनको भी मतलब सिग्नेचर कर ही के उसमें व्यापार करना होता था। इतना वर्चस्व बना लिया था समुद्र पर, ठीक है, शांत जल की नीति के तहत, ठीक है। हुगली को लूट का अड्डा बनाते हैं। और जो अल्बुकर्क आ रहे हैं 1509 में, ये गोवा पर अधिकार करते हैं। गोवा पर किन से? तो यूसुफ आदिल शाह, जो बीजापुर के शासक हैं, ठीक है। हम ऐसे ही इतना ही लिखेंगे क्योंकि हमको जगह चाहिए। डच का बात करेंगे तो डच जो है 1595 में आते हैं। फैक्ट्री की स्थापना 1602 ईस्वी में करते हैं, क्योंकि डच कहाँ आते हैं? इंडोनेशिया वाला क्षेत्र में। और 1502 में कंपनी की स्थापना करते हैं। और 1505 में कहाँ? इंडिया में कहाँ? मसूलीपट्टनम, ठीक है। मसूलीपट्टनम में इनका फर्स्ट फैक्ट्री रहेगा। अब हम अंग्रेज का बात करेंगे। इसमें कौन सा गवर्नर आए हैं? कौन बताएगा? डच में कौन सा गवर्नर आए हैं? बताइए, छोड़ी मार के बताना है, बताइए। चलिए इंग्लैंड का देखिए, 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होता है। और यहाँ पर दरबार में आते हैं जहांगीर के, कौन आता है? हाउटमैन, हाउटमैन करके याद रखिएगा, हाउटमैन। ये गवर्नर रहते हैं डच के गवर्नर, ठीक है। प्रथम गवर्नर रहते हैं हाउटमैन, ठीक है। 9525 ऐसे करके याद रखिएगा। यहाँ अंग्रेज वाला में देख लीजिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी का क्या होता है? गठन होता है। एक साल पहले 1599 याद रखिएगा। और ये जो है इस दिन अधिकार पत्र एलिजाबेथ इम्फे दे रही हैं। इंडिया आकर व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार मिलता है, ठीक है।
फिर चार्ल्स द्वितीय आता है, इसको क्या कर देता है, अनिश्चित काल के लिए कर देता है। और 1608 में यहाँ पर 2 राजदूत आते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा, कंपनी जब बन रहा है तो यहाँ पे शासक कौन है, मुगल शासक, तो अकबर है। और किनके दरबार में आए हैं, तो जहांगीर के, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आते हैं। 2 व्यक्ति आएंगे, एक 1608 में हॉकिंस आता है, ठीक है, इन्हीं को इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं, ठीक है, कौन, जहांगीर। और 1615 में आते हैं टॉमस रो, ठीक है, टॉमस रो आते हैं, इनको ये भी आते हैं यही कंपनी बनाने से संबंधित कुछ फरमान लेके। अब हम बात करेंगे पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिस, ठीक है, डेनिस की बात करेंगे, डेनिस लिखेंगे नहीं, डेनिस की बात करेंगे तो ये 1616 में आए हैं, इनकी कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ है। और इंडिया में कंपनी बनाए हैं 1620 में। कहाँ पर बनाए हैं, तो याद रखना है, ट्रंकेश्वर करके हैं, ठीक है, ट्रंकेवेवार, क्या है, ट्रंकवेवार, ये है कहाँ जानते हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ेगा, पूर्वी हिस्सा में, पूर्वी तट पर है, 1620 में। और फ्रेंच का बात करेंगे तो 1664 में आए हैं, और इंडिया में इनका फैक्ट्री बना है 1668 में, वहीं पर जहां अंग्रेज का फैक्ट्री है, सूरत में। ये जो आते हैं सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए, हॉकिंस आते हैं, सूरत में ही फैक्ट्री बनाने को लेकर आते हैं। अंग्रेज के फैक्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा जानना चाहिएगा, तो याद रखिएगा, सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ शुरुआत होता है, 1608 में, ठीक है, जहांगीर के आदेश से 1608 में स्टार्टिंग होता है सूरत में, ठीक है। लेकिन ये पुर्तगाल के हस्तक्षेप के कारण ये कंपनी अधूरा रह जाता है, तो यहाँ पर मसूलीपट्टनम में दूसरा फैक्ट्री के रूप में स्थापित करता है 1611 में। और फिर वापस से स्वाली का युद्ध किससे होता है, स्वाली का युद्ध पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच होता है 16 में, यहाँ पर 12 में, 1612 ईस्वी में। और यहाँ ये फैक्ट्री तैयार होता है 1613 में, ठीक है, इतना ही याद रखिएगा। पूरा हो गया, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिस, फ्रेंच, ऐसे करके याद रखिएगा। तो ये व्यापार, विदेशी व्यापार करने आ रहे हैं। और इंडिया का स्थिति अभी हम आपको दिखाते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा है, क्योंकि मुगलों का क्या हो गया है, मुगलों का पतन होने के बाद नए राज्यों का उदय होता है, नए छोटे छोटे नए राज्यों का उदय, ठीक है। अब ये नए राज्यों में कौन कौन सा राज्य बन रहा है यहाँ पर, जिससे अंग्रेज का, इसमें आप देखिएगा कि सबसे अंग्रेज जीत जाएगा, क्योंकि डच से बेदरा का युद्ध होगा, अंग्रेज के साथ बेदरा का युद्ध होगा, कब, 1759 में, ठीक है, बेदरा का युद्ध। और ये बेदरा के युद्ध में डच हार जाएंगे पुर्तगाल से 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा और कैथरीन का विवाह होगा और बम्बई दहेज में हो जाएगा। उसके बाद डेनिस से भी युद्ध होता है और फ्रेंच से होता है युद्ध, ठीक है, वांडीवास का युद्ध, ऐसे वांडीवास का युद्ध कब होता है, नेक्स्ट साल 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, और उसमें फ्रेंच हार जाते हैं। तो फ्रेंच गए, डच, ये सब गए, ये तो अपना फैक्ट्री बेचकर चले जाते हैं, डेनिस अपना फैक्ट्री बेचकर चले जाते हैं, इनको उतना नहीं था इंटरेस्ट। यहाँ पर देख रहे थे आपस में इतना लड़ रहा है, हम क्या पढ़ने जाएं, तो यहाँ अंग्रेज जीत जाते हैं, और अंग्रेज यहाँ पर अब अकेला अंग्रेज बच गए हैं। अब इनसे किसका, अब जो अपने साथ जो आए थे पुर्तगाल, डच, डेनिस, जो यूरोपियंस थे, उसी से इतना लड़ाई हो रहा है इसमें, ठीक है। अब इन सब से तो इनका हो गया खत्म। अब भारतीय जो नए नए राज्यों का उदय हो रहा है, क्योंकि मुगल का क्या हो गया है, पतन। मुगल थे तो ठीक था कि पूरा राज्य पर एक राजा थे जिनके अधीन था, लेकिन जैसे ही इनका मतलब ये कमजोर पड़ते हैं तो धीरे धीरे नए राज्यों का उदय होने लगता है, जिसमें नए राज्यों में देखिएगा तो बंगाल, अवध, मैसूर,
सिख, मराठा, ठीक है, ये सब आने लगते हैं सामने, ठीक है, नए नए छोटे छोटे राज्य के रूप में, ठीक है। फिर आगे देखिएगा कि अंग्रेज का जो है इन सब से होगा युद्ध, ठीक है, अंग्रेज इन सब से लड़ेंगे। उसके बाद ये अपना नीति बनाएंगे, ठीक है। उस नीति में देखिएगा कि एक तो आर्थिक रूप से ये अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे, और दूसरा राजनीतिक रूप से, ठीक है, राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं। आर्थिक में तो देख लिए कंपनी की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, राजनीति में भी और आर्थिक, ठीक है। और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले गरीबी बढ़ जाएगा, गरीबी बढ़ेगा, ठीक है। उद्योग पर तो बेरोजगारी भी तो बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगा तो बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ा, कृषि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और भारतीय जो भी उद्योग है, उद्योग उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब नाराज होंगे, ये सब नाराज होंगे। उसके बाद यही एक परिस्थिति बनेगा जिसमें 1857 का क्रांति आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह से करने के कारण ये असफल रह जाता है, लेकिन लगभग ऐसा स्थिति बन चुका था कि अंग्रेज को जाना ही पड़ता, लेकिन किसी भी तरह से ये अपने आप को यहाँ पे बचा लेते हैं। और फिर आगे शिक्षित वर्ग सामने आएंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगा, और आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन हो जाता है, और गांधी जी 1915 में आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद का युद्ध पूरा, उसके बाद का पूरा काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बहुत उसके बाद देखिएगा 1947 तक का, 1947 जब तक आपको आज़ादी मिलता है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका, ठीक है। तो 1857 की क्रांति तक देखिएगा इसमें। अब यहाँ पर जो हम ऊपर बताने वाले हैं वो अंग्रेज और कौन कौन सा इसको मिल गया था उस समय अधिकार, वो है, ठीक है। तो आप देखिएगा 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान जो है अब्दुल कुतुब शाह, है ना, अब्दुल कुतुब शाह, ये सुनहरा फरमान दे देते हैं। और ये सुनहरा फरमान क्या था, 500 पैगोडा लेकर, और इनको बोलते हैं कि आप प्रति वर्ष व्यापार, क्या कहता है, व्यापार कर सकते हैं, प्रति वर्ष मुक्त व्यापार, प्रति वर्ष मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार का छूट दे देते हैं। किनको, अंग्रेज को। इसी को सुनहरा फरमान कहा जाता है। गोलकुंडा के शासक कौन थे, अब्दुल कुतुब शाह, ठीक है। आगे 1661 में आप लोग देखे थे कि चार्ल्स द्वितीय जो है, हम यहाँ पे इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लिए हैं, किए हैं नोट, चलिए नहीं भी किए होंगे तो रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ से काम चलाइएगा। बाकी हम मिटाते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला नोट अच्छा लगा, इतना से ही याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे थे कि 1661 ईस्वी में, 1661 में आप देख रहे थे अंग्रेज के मतलब इंग्लैंड के राजकुमार, इंग्लैंड का राजकुमार जो थे चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह हो जाता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, ठीक है। किन से हो जाता है, कैथरीन, लिख दे इज्जत से ना, कैथरीन, ठीक है, इनसे हो जाता है। और इनको जो है ये बम्बई पर अधिकार पुर्तगाल का रहता है, ठीक है। तो ये इनको जो राजकुमारी का विवाह हो रहा है, इसमें बम्बई मिल रहा है उनको, बम्बई क्या चीज में, दहेज में। अब देखो वहाँ शादी हो रहा है यूरोप में, और दहेज कहाँ मिल रहा है, इंडिया के क्षेत्र, दहेज बना मतलब दहेज यहाँ पे मिल रहा है आपको
कैसा लग रहा है, शादी कहीं और दहेज यहाँ के क्षेत्र में मिल रहा है। चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो ये जो है फिर बम्बई अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, कौन? चार्ल्स द्वितीय जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में ये दे देते हैं क्या, बम्बई वाला क्षेत्र। और ये बम्बई वाला क्षेत्र को जो आज का आधुनिक बम्बई आपको दिखता है उसको बनाने वाले थे कौन? ये गेराल्ड अंगियार। तो अंगियार करके याद रखना है, अंगियार। ठीक है, गेराल्ड अंगियार साहब जो हैं वो बनाए हैं बम्बई वाला, आज का जो आधुनिक बम्बई दिख रहा है सो। ठीक है, बाकी 1667 में देखिएगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुख्यालय सूरत से उठा के कहाँ कर देता है? बम्बई। सूरत से उठा के बम्बई। और याद रखिएगा 10 पैगोडा में कब बेचे हैं? तो 7 साल बाद। इनको 1661 में दहेज मिला है ना, और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 68। 7 साल बाद क्या किए हैं? 10 पैगोडा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए हैं। अब 67 याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सूरत से हटा के बम्बई को क्या कर देते हैं? मुख्यालय बना देते हैं और बम्बई का स्थापना गेराल्ड अंगियार करते हैं। 67 याद रखिएगा। 68 का बात करेंगे तो जॉन चाइल्ड जो है ये गड़बड़ कर देते हैं। अगर आप पुर्तगाल और इंग्लैंड में देखिएगा तो थोड़ा सा का अंतर ये रहा है, पहले पुर्तगाल आया है, ठीक है, लेकिन लगभग क्षेत्र पर आप देखिएगा साथ में आने के बावजूद भी अंग्रेज क्या है, अच्छा मतलब अपना पैर जमा पा रहा है। कारण कि अंग्रेज मुगलों से नहीं भिड़ रहा है। मुगलों उस समय का यहाँ का क्या है, राजा है, इनका वहाँ पे चल रहा है, वर्चस्व है। और ये अंग्रेज आके क्या है, आराम से राजा से बातचीत कर रहा है, राजदूत को भेजता है हॉकिंस टॉमस रो को, है ना। तो अंग्रेज के साथ अच्छा खासा बाकी के अन्य राज्य भी है उससे चलेगा, बनेगा, ठीक है, और मुगलों से भी बनेगा। और ये जो है पुर्तगाल देखिए आके क्या किया है, हुगली को लूट का अड्डा बनाया। गोवा पर अधिकार करता है 1510 में, याद होगा अल्बुकर्क। और ये क्या करता है, वहां पर विवाह सती प्रथा पर प्रतिबंध, मतलब धार्मिक हस्तक्षेप करता है, लूटता है, हुगली को लूट का अड्डा बना रहा है, जबकि अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं कर रहा है और न धर्म का प्रचार कर रहा है। अंग्रेज तो 1813 के आसपास में ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार करने का आदेश देता है, उसमें भी वो अपना नीति चला के। तो ये दोनों देखिए लूटपाट के दृष्टि, व्यापार के दृष्टि से, लेकिन इनको पैर अपना जमाना है, तो इसलिए ऐसा। तो देखिए अब ये एक गलती कर देता है अंग्रेज की तरफ से, एक रहता है जॉन चाइल्ड। कौन का रहता है? जॉन चाइल्ड। और ये जॉन चाइल्ड मतलब क्या होता है, बच्चा, बचपना वाला काम कर देता है चाइल्ड। मुगलों का जहाज लूट लेता है। अब देखिए राजा से तो नहीं भिड़ना था ना, राजा से तो अस्ती से राजदूत भेज के काम चलाया जा रहा था, ठीक है। अब पुर्तगाली की तरह ये भी लूटपाट करने लगा। अब ये चाइल्ड लूटा तो औरंगजेब थे उस समय यहाँ के शासक, ठीक है, इनका मृत्यु 1707 में हो जाएगा। औरंगजेब थे और औरंगजेब जितना भी कोठी अंग्रेज बनाया था ना, सूरत में, मछलीपट्टनम में और भी जगह पर, उस सब पर सबको छीन लेते हैं। कौन? औरंगजेब। तो फिर अंग्रेज बोलता है कि प्लीज हमको वापस कर दीजिए, तो इनको वापस किया जाता है, ठीक है, लेकिन 17,000 पाउंड दंड के रूप में देना पड़ता है। और ये जो चाइल्ड था उसको बोले कि भारत से इसको क्या करो, निष्कासित करो, ये हमको दिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे 1717 में देखिएगा तो एक राजा थे फर्रुखसियर। कौन थे? फर्रुखसियर। ये फर्रुखसियर को देखिएगा तो ये मैग्ना कार्टा, जिसको अधिकार पत्र कहते हैं, बंगाल में राजस्व वसूली का 3,000 रुपया में, बंगाल के क्षेत्र में प्रतिवर्ष मुक्त व्यापार करने का, 10,000 में सूरत में व्यापार करने का, बम्बई में अपना सिक्का वैध कर दिए कि तुम चलाए, तुम्हारा सिक्का चल सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम देखेंगे तो
इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसको जो वो अधिकार दिए थे। ठीक है, अधिकार को वहाँ पे ब्रिटिश मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा, इनको एक अंग्रेजी डॉक्टर आता है जो ठीक करता है, हैमिल्टन रहता है। ठीक है, खरगोशियार को अंग्रेजी डॉक्टर हैमिल्टन याद रखिएगा, ये ठीक कर देते हैं, खुश होकर अधिकार दे देते हैं। बंगाल में राजस्व वसूली का मतलब बंगाल में तुम टैक्स वसूली कर सकते हो, इसका अधिकार बहुत बड़ा अधिकार हुआ। उसके बाद 3000 रुपया में बंगाल में तुम खूब क्या कर सकते हो, व्यापार। 10,000 में सूरत में, और बम्बई के क्षेत्र में अपना सिक्का ढालने का अधिकार दे देते हैं। चलो, तो ये थे अंग्रेज। ठीक है, उसके बाद एक और बात भी तो हम बताए थे कि अंग्रेज उस समय जितना भी युद्ध लड़ रहे हैं उस सब में विजयी हो जा रहे थे। जैसे हम बताए थे वेदरा का युद्ध, वेदरा के युद्ध में कौन हारते हैं? डच। ठीक है, डच। इससे भी पहले 57 का युद्ध होगा बंगाल के क्षेत्र में, 1757 का युद्ध। इसमें आप देखिएगा तो बंगाल अब सबसे अंग्रेज का युद्ध होगा, जिसमें आप देख रहे हैं नए नए राज्य, बंगाल है, अवध है, ठीक है, मैसूर है, टीपू सुल्तान वाला मैसूर। उसके बाद सिख से होगा, मराठा तो एकदम फ्रंटे में है, मराठा से तो होना ही होना है। चलिए, तो ये सबसे होगा। उसके बाद नादिर शाह आएंगे 1739 में, नादिर शाह, और इन्हीं का जो क्या रहेगा, नादिर शाह। ये 1761 में कौन आता है? अहमद शाह अब्दाली, दोनों लुटेरा है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, ये आएंगे मराठों से युद्ध, मराठा भिड़ेगा इनसे 1761 में, और ये मराठा को लूट के भागेंगे अहमद शाह अब्दाली। तो ये सब स्थिति ऐसा बन रहा है, और इस सबसे लड़ेंगे अंग्रेज, अंग्रेजे जीतेंगे इस सब में। ठीक है, लेकिन पहला ऐसा शासक रहेंगे मैसूर में, ठीक है, पहला ऐसा शासक रहेंगे जी ये अंग्रेज को हराएंगे। ठीक है, बाकी सब हारेगा, सब हारेगा। ये पहला शासक रहेंगे ऐसे जो उस समय के जितना भी युद्ध हो रहा है उसमें वो हराएंगे। तो बंगाल में हो जाता है सिराजुद्दौला से युद्ध होता है बंगाल वाला क्षेत्र में। किससे? अंग्रेज से, जिसमें सिराजुद्दौला हारेंगे। प्लासी का युद्ध, प्लासी, ठीक है, प्लासी का युद्ध कहलाएगा 1757 वाला। उसके बाद 59 में देखिए तो ये होता है वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध ये हो रहा है किन से? डच से। डच गए, डच हार गए, चल जाएंगे इंडोनेशिया, वहीं पे जाइए जहाँ थे। उसके बाद 60, अब इसमें भगाना है किसको? वांडीवास, फ्रांस को भगाना है। इससे ये फ्रांस से युद्ध होगा। ठीक है, इसको कहेंगे इसको एक होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, तो मैसूर के साथ हो रहा है। ठीक है, कर्नाटक युद्ध होगा। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी या कर्नाटक युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, फ्रेंच के साथ अंग्रेज का होगा तो इसको कहेंगे आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, चाहे कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक वाला क्षेत्र में होता है, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ बांडीवास के युद्ध में 60 में इनको हरा देंगे। किनको? फ्रेंच को। ये गए। अब अगला 1761 वाला याद करो, ये अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली हरा के जाएंगे। और भी युद्ध है 64 वाला, 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में कौन हारता है? मीर कासिम, ये बंगाल के क्षेत्र से ही थे, मीर कासिम। ठीक है, ये हारते हैं 1764 में। तो ये तमाम था जिसमें अंग्रेज क्या कर रहे थे? जीत रहे थे। 61 वाला अहमद शाह अब्दाली है, लुटेरा है, इनको नाम भी याद रखिएगा। 17 बड़ा इम्पोर्टेंट है, देख रहे हैं ना, 17 17 17 सब में 17 है। चलिए
तो ये था अंग्रेज। अगला जो आएंगे वो कौन है, तो डेनिश है, उसके बाद फ्रेंच है। ठीक है, तो डेनिश के बारे में अब हम लोग जानते हैं। छोड़िए, मिटा देते हैं इनको। देख लिए ना, 1632, 61, 67, 68। ठीक है, 32 में क्या हुआ है, गोलकुंडा के शासक कौन थे, कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये क्या देते हैं, सुनहरा फरमान, 500 पैगोडा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे देते हैं। और आपका गोलकुंडा कहाँ है, तेलंगाना के क्षेत्र में है। ठीक है, नहीं, तेलंगाना के क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डेनिस के बारे में जानते हैं। डेनिस, ठीक है, डेनिस के बारे में कुछ नहीं जानना है। ये आते हैं 1616 ईस्वी में। ठीक है, और 1620 में इंडिया में कंपनी की स्थापना करते हैं। कहाँ पर करते हैं, तो अभी हम बताए थे, ट्रंकेवेबाड़, ट्रंकेवेबाड़ में। कहाँ है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र में है। ठीक है, तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र में है। ठीक है, ट्रंकेवेबाड़। ठीक है, ठीक है, और ये यहाँ पे कंपनी की स्थापना करते हैं। लेकिन 1745 ईस्वी में ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर, मतलब इनके हाथ से बेचकर चले जाते हैं। ठीक है, इनको इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं यहाँ इंडिया में व्यापार करने को लेकर, लेकिन फ्रांसीसी ले रहे हैं। ठीक है, फ्रांसीसी का बात करेंगे तो यहाँ पे थे लुई 14वां, फ्रांसीसी लिखिए, फ्रांसीसी। ठीक है, ये फ्रांसीसी जो रहते हैं, यहाँ के शासक रहते हैं लुई 14वां। ठीक है, ये लुई 14वां के जो मंत्री थे वो थे कोलवर्ट। कौन था, कोलवर्ट। ठीक है, ये कोलवर्ट जो रहते हैं वो यहाँ पे 1664 में आते हैं, कंपनी की स्थापना करते हैं। और भारत में 1668 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होता है। ठीक है, 1668 में कहाँ पर, सूरत वाला क्षेत्र में, जहाँ अंग्रेज का भी फैक्ट्री है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अंग्रेज के साथ होगा। ठीक है, आप अपना मुख्यालय कहाँ पर बनाते हैं, तो पांडिचेरी में। ठीक है, पांडिचेरी। ठीक है, आज का पुडुचेरी है। और ये व्यापार मसूली दूनम में करते हैं, कराईकल में, माहे में, चंद्रनगर में, सूरत में। इनका क्या रहता है, व्यापार होता है। कहाँ कहाँ, माहे आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में, चंद्रनगर सूरत में। उसके बाद इन सारे क्षेत्रों में होता है इनका क्या, व्यापार होता है। ठीक है, इनका मुख्यालय कहाँ पर रहता है, पांडिचेरी में। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। अब आप देखिएगा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, फ्रांस के साथ अंग्रेज का जो होता है युद्ध, वो देखिएगा। ठीक, चलिए देखिए, तो हम आप लोग को बता दिए थे पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिश, फ्रेंच में आप देख रहे थे कि फ्रेंच में 1664 में आते हैं, 1668 में कंपनी का स्थापना होता है। कहाँ, सूरत में। ठीक है, लेकिन अंग्रेज आपको तो अभी बताए हैं कि डच अंग्रेज यहाँ पर जीतेंगे, और ये फ्रांसीसी से अब होगा ना, उसी को कहेंगे आंग्ल, मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो संघर्ष हो रहा है। और वहाँ भी सत्ता के लिए लड़ाई हो रहा है, यूरोप में भी। ठीक है, जहाँ पर अंग्रेज और फ्रांस के बीच वहाँ भी झगड़ा होगा और इंडिया में भी होगा। और वहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया के राजा रहते हैं फर्डिनेंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के राजा कौन रहते हैं, फर्डिनेंड। और वहाँ 7 साल तक युद्ध चलता है, उसी को कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। तो ऑस्ट्रिया के राजा जो है वो मारे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज और फ्रांस के बीच युद्ध हो रहा था,
उत्तराधिकार के लिए। कहाँ के उत्तराधिकार के लिए? ऑस्ट्रिया के। वहाँ के राजा फर्डिनेंड मारे जाते हैं और वही कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध का। तो आप लोग का आगे है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन आप यहाँ देखिए, कर्नाटक के तृतीय युद्ध 65 से 63 तक चलेगा, ठीक है। और इसी को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसका संधि कहाँ होता है? वहीं पे फ्रांस की राजधानी रहता है, पेरिस में होता है, पेरिस में, ठीक है। पेरिस के संधि के तहत तीसरा खत्म होता है, 7 वर्ष तक चलता है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो ये होता है 1746 से 48 तक। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हो रहा था, वही ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार। और ये संधि समाप्त होता है एला साफा के संधि के तहत। तब 1748 में एला साफा का संधि होता है और समाप्त हो जाता है। आगे यहाँ पे अडियार का युद्ध याद रखिएगा। यहाँ पर कर्नाटक के लिए युद्ध हो रहा है, किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांस। और वहाँ क्यों हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के लिए। कर्नाटक के राजा मना कर रहे हैं फ्रांस को कि तुम युद्ध ना करो। कर्नाटक जो है फ्रांस को मना कर रहे हैं युद्ध की स्थिति ना बनाए, क्योंकि अंग्रेज का अच्छा व्यापार चल रहा है, कर्नाटक को भी फायदा है। और यहाँ पे फ्रांस इसी कंपनी को मना किया जा रहा है आप युद्ध ना करें, लेकिन फिर भी युद्ध करता है, जिस कारण से कर्नाटक को युद्ध करना पड़ जाता है रोकने के लिए फ्रांस को। कौन सा युद्ध? अड्यार का युद्ध, ठीक है। लेकिन ये युद्ध वहां भी चल रहा है, यूरोप में भी, ठीक है। अड्यार का युद्ध होता है 1748 में, इसी बीच, ठीक है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कहेंगे इसको, अंबूर का युद्ध कहते हैं, 49 से 54, ठीक है। 49, 50 और 4, 6 साल चला, 5 साल चला। कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों में बंटेगा। और यहाँ भी ये पांडिचेरी के संधि के युद्ध के तहत, भारत में ही है पांडिचेरी, ठीक है। पांडिचेरी तमिलनाडु के क्षेत्र में है, जो आज का पुदुचेरी है। यहाँ पे 1755 ईस्वी में क्या होता है? संधि होता है। और आगे तो सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में बता ही दिए हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है, इसी में बांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। इसी के तहत यहाँ पे फ्रांसीसी क्या होंगे? हार जाएंगे और अंग्रेज का वर्चस्व बना रह जाएगा। और आगे आप देखिएगा कि अंग्रेज अपना आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगेगा और अपना एक्ट लाने लगेगा। 1773 वाला एक्ट देखिएगा, फिर 81 में, 84 में, ऐसे करके एक्ट आने लगता है। और फिर आगे चल के आपको देखिएगा कि जितने भी नए नए राज्य हुआ उससे तो झगड़ा होगा। अब आगे जो क्लास आएगा उसमें 1757 का प्लासी का युद्ध पढ़िएगा, बक्सर का पढ़िएगा, जिसमें बंगाल पर अपना पैर जमाने में अंग्रेज का ही हो जाएगा। बाकी उनके साथ जो डच, डेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली सब आए उनको तो देख ही लिए कैसे हराए। फ्रांसीसी को कर्नाटक युद्ध के तहत बांडीवास के युद्ध में हार गए फ्रांसीसी। फिर आगे अब बंगाल के क्षेत्र में अवध वाला मुगलों से लड़ाई होगा, फिर मराठा से युद्ध होगा, मैसूर का युद्ध होगा, ठीक है। इन सब से सिखों से होगा। तो ये सब जो नए नए राज्य उभर कर सामने आ रहे हैं उन सब से अंग्रेज का युद्ध होगा। तो आगे आपका बंगाल के क्षेत्र पढ़ाएंगे, जिसमें आप पढ़िएगा 1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो ये था आप लोग का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से बातचीत करेंगे 1757 की क्रांति पर, 1757 में प्लासी का युद्ध, सॉरी, ठीक है, जिसमें मीर जाफर, मीर कासिम ये सब आएंगे, सिराजुद्दौला जी रहेंगे, इन सब को देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।